99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जिशान आपके साथ और हमारे साथ आज दो खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। और चूंकि आज का डिस्कशन ही कुछ ऐसा है कि आज इस खास प्रोग्राम में हमारे जो दो मेहमान हैं वो ना सिर्फ अपनी राय रखेंगे बल्कि इस डिस्कशन में ये बताएंगे कि अभी जो वर्तमान समय हो रहा है, या यूं कहे कि जो हमारा आज का टॉपिक है कि रेल में जो रियायत पर सियासत हो रही है, यानी कि जो फेयर है, जो किराया और ख़ास करके बुज़ुर्ग लोगों का और महिलाओं का, तो एक उम्र के पड़ाव को पार करने के बाद भी इन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं, इन्हें किराया देना पड़ रहा है रेलवे सफ़र के दौरान। इस पर सरकार आगे क्या कुछ निर्णय लेगी उस पर हम डिस्कशन करेंगे, या फिर निर्णय लेने पर जो बात चल रही है तो क्या कुछ बात इसमें होगी, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन वर्तमान हालात क्या है उस पर हम डिस्कशन करेंगे हमारे दो खास मेहमान के साथ। हमारे साथ अनिल पांडे है और ये समाज सेवी है। हमारे साथ विजय झा है और ये भी समाज सेवी है और बियाडा के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। ये दो खास मेहमान हमारे साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और कुछ तीखी बातें भी निकलेंगी, मसलन कि सरकार जो है इस पर क्या कुछ फैसला लेने वाली है और सरकार किस दिशा में चल रही है इस मुद्दे को लेकर। तो सबसे पहले हम विजय झा जी का रुख करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद जिशान जी। और बहुत स्वागत है आपका अनिल पांडे जी हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। विजय झा जी, अगर हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की, देखिए कई परेशानियां उनको होती है और अब तो जो एकल परिवार चल रहा है उसमें आप देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को तो जो है वो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, या यूँ कहें कि कहीं ना कहीं वो समाज से थोड़े कटे हुए रहते हैं। उनके लिए एक समय था जब जो है सरकार ने ये नियम बनाया था कि जब वो रेलवे में सफ़र करेंगे तो किराया उनको कम लगेगा, वहाँ पे सब्सिडी, एक तरह से कहें सब्सिडी उन्हें मिलती थी। लेकिन कोरोना काल में सब्सिडी को बंद किया गया और अब तक बंद है। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपकी राय में इस पूरी चीज़ों पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें। पहले हिंदुस्तान में जी, अधिकतर परिवार संयुक्त परिवार का हिस्सा हुआ करता था। हम सब एक संयुक्त परिवार के हिस्सा थे। लेकिन आज के इस तकनीकी दौर में, मल्टीनेशनल कंपनी के दौर में, माता पिता कहीं हैं, पुत्र कहीं हैं, पुत्रवधू कहीं है, और समयाभाव में बच्चों को फुर्सत नहीं है कि जा कर के अपने माता पिता से मिलें। माता पिता को ही गाहे बगाहे तीज त्योहार में जाना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा संबल था, सब्सिडी था। साल में यदि 2 बार 4 बार बच्चों से मिलने के लिए जाना है तो उनको बहुत बड़ी आर्थिक मदद हो जाती थी, क्योंकि रियायत थी। लेकिन यह रियायत कम ख़त्म कर देने से खास करके वह बुज़ुर्ग जिनको आधार कोई पेंशन नहीं है, कोई सरकारी सेवा में नहीं रहे, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो पेंशन नहीं है, तो वो और इसी देश की सेवा की उन्होंने 60 वर्षों तक किसी प्रकार, उसके बाद भी उनकी गाड़ी खींच के चल रही थी। तो एक बहुत बड़ा आधार हो जाता था उनके लिए, सपोर्टिंग सिस्टम था ये। लेकिन यह सपोर्टिंग सिस्टम हटा लेने से उन बुजुर्गों को बहुत तकलीफ हो गई। कोरोना के नाम पर 30% तो भाड़ा बढ़ा दिया गया था, किसी ने तो विरोध किया नहीं। लेकिन अब कोरोना काल खत्म हो गया, सब चीज़ यथावत हो गई, तब यह जो रियायत मिलती थी बुजुर्गों को, और न सिर्फ बुजुर्गों को, खिलाड़ियों को, दिव्यांग को भी मिलता था। इसका कुल भार था 4700 करोड़ रुपया मात्र। और यह 4700 करोड़ रुपया जहां आज 1 लाख करोड़ से अधिक प्रति माह जीएसटी में मिल रहा हो टैक्स, और उसमें यदि सरकार कहे कि 4700 करोड़ वहन नहीं कर सकते हैं, और दूसरी ओर कॉरपोरेट का आप 4.5 लाख करोड़ माफ़ कर देते हैं, तो यह लगता है कि सरकार के नज़र में कोई महत्व नहीं है सीनियर सिटीजन का, दिव्यांगजन का, खिलाड़ियों का। अनिल पांडे जी, क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार महज जो बुजुर्गों को, खिलाड़ियों को, दिव्यांगों को, महिलाओं को सब्सिडी रेलवे फेयर में दिया जा रहा था, क्या ये सब्सिडी हटा देने से जो थोड़ा बहुत अगर रेलवे का घाटा हो, क्या उसको कवर किया जा सकता है? क्या इतना राजस्व आ जाए महज इस खास कैटेगरी के लोगों से किराया वसूल करके कि आपका राजस्व बढ़ जाए?
क्या मानसिकता है सरकार के इस सोच के पीछे? दरअसल जब तक से कोरोना काल था तो हम लोग भी ये मान रहे थे कि देश में संकट है, जी मान लिया जाए। जी लेकिन उस वक्त बात आई थी कि अस्थायी तौर से बंद किया जाएगा। बाद में इस बार जैसे सेशन शुरू हुआ, हठात अपने मन से सरकार ने, रेल मंत्री ने कह दिया कि हमने बंद कर दिया। अभी बड़ी तकलीफ होती है ये कहने में कि इस रियायत पर इस सरकार की नज़र आज से नहीं, काफ़ी पहले से थोड़ी टेढ़ी है। मेरे पास जो जानकारी है कि 2016 में एक हाई लेवल रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी और 2019 में कैग ने दोनों बार ये रिपोर्ट इन लोगों ने दिया था और सरकार ने ये कोशिश की थी कि बुजुर्गों को जो रियायत जो मिल रहा है इसे बंद कर दिया जाए। तो अब मेरी समझ से और आज की तारीख में जब हमारा देश के प्रधानमंत्री विश्व के लोकप्रिय नेताओं में से एक होते हैं, आज की तारीख में जो हर दिन ये बयान हम पढ़ते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, हमारा देश प्रगति कर रहा है और हम मान भी रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमें कुछ बात नहीं समझ में आती कि इससे जो बचत हो, जो सरकार की बचत हो, जो भी हो, लेकिन एक बात है सर कि बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधा और नवजात बच्चे का दूध उसी समय काटा जाता है जब घोरतम आर्थिक संकट घर में हो। और आज के दिन प्रधानमंत्री के अनुसार हमारा देश प्रगति कर रहा है, इसलिए यह बात समझ से परे है कि क्यों इन बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत को बंद कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात विजय झा जी, अनिल पांडे ने कही है कि घर में अगर नवजात बच्चे का दूध या बुजुर्गों के में कुछ कटौती की जाए तो स्थिति तब बनती है जब बहुत बुरी परिस्थिति घर में आ गई हो। क्या लगता है? देखिए, देश में तमाम दावे अभी किए जा रहे हैं, चलिए मानते हैं कोरोना काल, और दूसरी बात तो विपक्षी जो पार्टियां, उनको तो एक मौका मिल रहा है। अब देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करेंगे, कई चीज़ों को मुद्दा विपक्ष बनाएगा, तो क्या इस बात को भी मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष बनाने वाला है? या यूं कहे कि देश के अंदर इस मुद्दे को लेकर, खास करके चूंकि एक खास कैटेगरी इससे प्रभावित हुई है, चाहे आप बुजुर्गों, महिलाओं की बात करें, दिव्यांगों की बात करें, तो खास कैटेगरी प्रभावित हुई है। इस खास कैटेगरी के अलावा क्या देश के अंदर इस मुद्दे को लेकर समाजसेवी संस्थाएं हो या फिर विपक्षी पार्टियां हो, क्या या फिर सरकार में ही या बीजेपी में ही कुछ लोग इस बात को लेकर उठा रहे कि हाँ, इस पर बात होनी चाहिए कि इनका पहले जैसा जो रियायत मिल रही थी रेलवे में वो मिलनी चाहिए? क्या ये वक्त आ गया कि इस पर बात हो, मजबूती से बात हो, और क्या ये वक्त आ गया कि सरकार को इस पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए? देखिए, कोई घर ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जिसमें बुजुर्ग ना हो। जी, हो सकता है खिलाड़ी नहीं है घर में, हर घर में जी, दिव्यांग नहीं है हर घर में, एडमिटेड, जी, लेकिन बुजुर्ग किसी घर में नहीं है, यह मानने वाली बात नहीं है। जी। तो इस निर्णय से इसका अर्थ हुआ कि हर घर प्रभावित है। ठीक है, कुछ लोग बहुत सक्षम हैं, 1-2% ऐसे होंगे जिनके लिए कोई मूल्य नहीं है 30% रियायत का या 50% रियायत का या 60%, लेकिन अधिकांश घर ऐसे हैं जिनके लिए बहुत अर्थ रखता है, मायने रखता है। तभी तो हम एक चूल्हा गैस का देते हैं सब्सिडी समेत, तब इस बात का पूरा श्रेय लेते हैं कि हमने 9 करोड़ घरों तक चूल्हा पहुंचाया। यानी 9 करोड़ लोग सक्षम नहीं थे विदाउट सब्सिडी, तब हमने सब्सिडी दिया। तो ठीक उसी प्रकार उस घरों में जो बुजुर्ग हैं उनको हम सुविधा उनकी कट कर रहे हैं, इसका मतलब उनके जीवन को एक तरह से समेट रहे हैं हम, उनकी गतिविधि को समाप्त कर दे रहे हैं। तो क्या सरकार एक तरफ जब विकास की इतनी लंबी चौड़ी दावे कर रही है कि हमने हर क्षेत्र में विकास किया है, जीवन का कोई क्षेत्र नहीं जहां विकास नहीं किया है, फिर यह आर्थिक आधार पर होना क्यों? 4000 करोड़ के लिए इतने बड़े तबके को, जो कि हर घर में एक मौजूद है, इतने बड़े तबके को, दिव्यांग को, जो अकेले नहीं सफ़र कर सकता, उसको एक स्टैंड बाय आदमी भी चाहिए, एक सपोर्टर आदमी चाहिए, तब वो जा सकता है। कोई ब्लाइंड है, कोई पैर से लाचार है, वो नहीं मूव कर सकता है, तो उसको तो एक और आदमी चाहिए,
उसकी भी सुविधा में कटौती करना, और विशेष करके खिलाड़ी है मेडल की तो अपेक्षा करते हैं, लेकिन वह बेचारा कहाँ से जा पाएगा। हर महीना कहीं न कोई खेल का आयोजन हो रहा है, अब वो उसमें भाग लेता है, उसको रियायत मिल जाती है, उसको सहूलियत होती है। परिवार वाले उतना बोझ नहीं वहन कर पाएंगे कि हर महीने कभी हैदराबाद जाना है, कभी जालंधर जाना है, कभी पटियाला जाना है, कभी दिल्ली जाना है। हो सकता है कितने परिवार हैं जो कहेंगे नहीं सक्षम है हम, और उसका खेल रुक जाएगा, प्रतिभा उसकी दब जाएगी, प्रतिभा समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस दिशा पर सरकार को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। सरकार के लिए 4,000 करोड़ कोई मायने नहीं है। और मैं तो यहाँ तक मैं कहने के लिए तैयार हूँ कि भले सीनियर सिटीजन को आप मत दीजिए खिलाड़ी को, लेकिन दिव्यांग को जरूर दीजिए आप। लेकिन इस तरह ये सब तो चुनावी मुद्दे भी तो नहीं होते हैं ना। देखिए, जब इलेक्शन होता है, जब चुनाव का वक्त आता है तो वादे बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन ये जो खास तबका है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, वो मुझे नहीं लगता, विजय जी शायद आपको पता हो, वो तो हमें नहीं लगता, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यूपीए फोल्डर की बात करें, एनडीए फोल्डर की, ये तो अभी ये कभी भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह के खास तबकों के लिए कुछ बेहतर करने की सोच ये पार्टियां कभी भी अपनी मैनिफेस्टो में रखती हो। ये बात सही है, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर को प्रभावित कर रहा है। आने वाले जो भी चुनाव होंगे, पार्टियां बाध्य हो जाएगी मैनिफेस्टो में इसको जगह देने के लिए, पार्टियां बाध्य हो जाएगी, क्योंकि हर घर प्रभावित होगा इस निर्णय से सरकार का। तो जब हर घर प्रभावित है तो निश्चित रूप से उससे अलग नहीं हट सकती राजनीतिक पार्टियां, वो मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को जगह मिलेगा। अनिल पांडे जी, सिर्फ इन्हीं खास तबके के लोगों के साथ ऐसा क्यों? विधायक और सांसदों की सब्सिडी तो नहीं कटती है, फिर ऐसे खास लोग जिनको ज्यादा जरूरत है आप उन्हें और किनारे कर दे रहे, समाज से और दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो बेचारे वो ये सोचते हैं, एक घर में रहते हैं और उन्हें कई वक्त के साथ, उम्र के साथ जो है उनको महसूस होता है कि अब वो एक उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी कहीं ना कहीं वे उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। आप अगर एक सर्वे करेंगे जी, तो चाहे वो भाजपा समर्थक हो या दूसरे, इन जनप्रतिनिधियों पर तो एक आक्रोश बनता जा रहा है जो इनको सुविधाएं मिल रही हैं। एक बात यह है कि अगर हमें ये जान जाए कि मेरा नेता सत्तू पी के रह रहा है तो हम पानी पी के रह लेंगे, लेकिन जब ऐसा कोई संकट नहीं है, मैं तो बहुत सीधे नहीं बोलूँगा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से ये शिकायत है कि उन्होंने इस बात की आवाज़ नहीं उठाई है। बिल्कुल, चाहे ये भाजपा हो कि कांग्रेस हो। जी, अभी आप देखिए कि कल परसों दिन कांग्रेस की सबसे बड़ी रैली होने वाली है महंगाई की। जी, आज ही मैंने कांग्रेस के लोगों से कहा है कि भाई आपने तो शामिल नहीं किया इस मुद्दे को वहाँ पर, आपने भी तो, आप भी तो कोई कम दोषी तो नहीं है, आप भी इस चीज़ को अपने दल में शामिल कीजिए, तमाम लोग शामिल कीजिए और सच पूछिए तो या तो सबको ख़त्म कर दो। तकलीफ तो ज़रूर होती है कि भैया जो है हमारी बीच के वो जनप्रतिनिधियों को आप तमाम रियायत दिए जा रहे हो और इस तरह से जो बुजुर्गों को छाट रहे हो, तो हम तुरंत आज, चूँकि हम तो 1 महीने से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ यही हैं, दिल्ली भी गए, सासाराम गए जी, हम सिंदरी में लड़ रहे हैं, सब जगह लड़ रहे हैं। एक बात आ रही है जनप्रतिनिधियों पर भी, हम जनप्रतिनिधियों से आक्रोश करेंगे जी, सवाल उठाना चाहिए। हाँ, इन जनप्रतिनिधियों को सवाल उठाना चाहिए, जनप्रतिनिधि को। प्लस कुछ जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि हमने लिख के दिया है जी, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं जी कि ये पर्दे में छुप करके जनता से इश्क नहीं कीजिए जी। अगर आप जनता से जुड़े हुए हैं जी तो आप बताइए कि आपने क्या लिखा जी। आप भले ही बीजेपी के हैं, आप भरोसा आप पर हम करते हैं कि आपने लिखा होगा। अब वरुण गांधी जी ने लिखा, उन्होंने बताया, तो तमाम लोगों को लिखना चाहिए। हम लोगों को थोड़ी शिकायत है और तमाम ये शिकायत उन तमाम लोगों की है जिनके घर में बुजुर्ग रहते हैं, बुजुर्गों की शिकायत है और इन सभी पार्टियों से शिकायत। आपने बड़ी बात कही कि कांग्रेस पार्टी का परसों दिल्ली में एक बड़ा जो आंदोलन है महंगाई को लेकर, लेकिन क्या इस आंदोलन में बुजुर्गों से जुड़ा ये मुद्दा भी छुपा है, महिलाओं के, बुजुर्ग महिलाओं से जुड़ा ये मुद्दा भी छुपा है? नहीं है। तो
एक बड़ा सवाल यह है कि सारे के सारे सारी की सारी पार्टियों को वोट चाहिए, इन सभी लोगों का, सभी समाज के लोगों का, लेकिन इनके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में बनेगा और बुजुर्गों की भी आबादी एक बड़ी आबादी है और बुजुर्गों को घर में जो, क्योंकि कहा जाता है कि घर में एक खंबा, बुजुर्ग जिस घर में होते हैं वो घर में खंबा, एक बुजुर्ग के बदौलत जो है घर में जो है वो सुख शांति रहती है। तो इन्हें नज़रअंदाज करना पार्टियों के लिए महंगा पड़ सकता है। तो इस खास प्रोग्राम रेल रियायत पर सियासत क्यों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। हमारे दो मेहमान अनिल पांडे और हमारे साथ विजय झा ने काफी कुछ बातें कही। इन्होंने बताया कि बुजुर्ग को आप कम नहीं आके, क्यों भी आप बात करेंगे, जिन्होंने भी बुजुर्ग को कम आंकने की कोशिश की उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इनके अपने हित है और इनके हितों की रक्षा करना उन तमाम सरकारों का, चाहे कि राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उनका यह कर्तव्य बनता है कि समाज के इस खास वर्ग के लोगों का जो राइट है, इनकी जो इन्हें राइट दिया गया, जो सरकारें पहले दी है, उस राइट को बरकरार रखते हुए आगे भी इनके हित के बारे में सोचे। नहीं तो निश्चित तौर पर जब बुजुर्ग अपने में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए 99 न्यूज़।